हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 32 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 32 में हमने सेक्शन 420 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने पार्ट ए और पार्ट बी को अच्छे से डिस्कस किया था अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में। आज हम पार्ट सी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे लेवी ऑफ फाइन के बारे में। मतलब कि जो फ़ाइन है उसको वसूलना किसके थ्रू? कोर्ट के थ्रू। तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा कि कोर्ट कैसे फ़ाइन को वसूलेगी अगर वो फ़ाइन वॉलंटरीली पे नहीं करता है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास CRPC का बेरैक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे और इससे आपकी बेरैक लैंग्वेज पर कमांड बनेगी, जिसमें आप बाय सेक्शन रीड यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दी बेरैक लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 421 क्या बात करता है? वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन। मतलब कि वारंट इशू किया जाता है फॉर द लेवी ऑफ फाइन। वारंट इसका क्या प्रोसीजर रहेगा इशू करने का? ठीक है, जो इसका फर्स्ट क्लोज बताता है वो कहता है व्हेन एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस टू पे फाइन। जब किसी ऑफेंडर को सेंटेंस दी जाती है कि वो पे करे फाइन, और द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस मे टेक एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन इन आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग वेज। दैट इज टू से इट में, मतलब कि कोर्ट पास करती है सेंटेंस एक्शन लेने के लिए फॉर द रिकवरी ऑफ फाइन। मतलब कि कैसे रिकवरी करनी है फ़ाइन की। ठीक है, इसमें बोथ, इसमें दोनों तरीके से, जो आगे ए और बी सब क्लोज बताता है, उन दोनों में से कोई एक तरीका अपनाया जा सकता है, जिससे उससे रिकवर किया जा सकता है फ़ाइन। ठीक है, जो सब क्लोज ए बताता है वो कहता है इशू ए वारंट फॉर द लेवी ऑफ द अमाउंट बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ऑफेंडर। मतलब कि वारंट इशू किया जाता है फॉर द लेवी ऑफ द अमाउंट, जो कि फ़ाइन वसूलना है। ठीक है, कोर्ट को, तो वो क्या करेगी? अटैच कर लेगी और सेल कर देगी उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को, जो ऑफेंडर से बिलोंग करती है। ठीक है, सब क्लोज ए यही बताता है। और जो सब क्लोज बी है, इशू अ वारंट टू द कलेक्टर। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसको वारंट इशू करेगी, उसको ऑथराइज करेगी, ऑथराइज हिम टू रियलाइज अमाउंट एज एरियाज ऑफ लैंड रिवेन्यू। मतलब कि उसको ऑथराइज कर देगी वारंट इशू करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि वो जो लैंड रिवेन्यू है वो उससे वसूले फ्रॉम द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है दोनों ही, ठीक है, ये दोनों में से एक जो डिफ़ॉल्टर है उसकी प्रॉपर्टी है जो, ठीक है, ऑफ द डिफ़ॉल्टर। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वारंट इशू करेगी और उसको ऑथराइज करेगी कि वो रियलाइज करे उस पर, और एरियाज ऑफ जो लैंड रिवेन्यू है उसको वसूले। और जो इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो बताता है प्रोवाइडेड दैट इफ़ द सेंटेंस डायरेक्ट्स दैट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब कि अगर वो उसको डायरेक्शन दिया है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, अगर वो डायरेक्शन को नहीं मानता, अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है पेमेंट ऑफ फाइन को, ठीक है, करने से, द ऑफेंडर शैल बी इम्प्रिजन्ड, तो उस ऑफेंडर को इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। एंड इफ सच ऑफेंडर हैज़ अंडरगोन द होल ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट, या फिर जो ऑफेंडर है वो अंडरगोन हो जाता है कि वो जो होल इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट, ठीक है, जो भी उसको इम्प्रिजमेंट दी है, नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट अनलेस, तो कोर्ट उसको वारंट इशू नहीं करेगी। कब? फॉर स्पेशल रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। वो उस पर स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करेगी कि उसको कब वारंट इशू नहीं किया जाएगा। इट कंसिडर्ड इट नेसेसरी सो टू डू, अगर उसको जरूरी लगता है कोर्ट को। ठीक है, और अनलेस इट हैज़ मेड एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और कंपनसेशन आउट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 357। जो हमने 357 में पढ़ा था कि उसमें बताया था ऑर्डर दे सकती है कोर्ट कंपनसेशन से रिगार्डिंग। मतलब कि उसको बोल सकती है कि आप कंपनसेशन पे करें, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और कंपनसेशन आउट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 357 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑर्डर दे सकती है कोर्ट। तो ये प्रोवाइजो था। और अब हम चलते हैं सेकंड क्लोज में 421 के। जो सेकंड क्लोज बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स रिगार्डिंग रेगुलेटिंग द मैनर इन विच वारंट्स अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 आर टू बी एग्जीक्यूटेड। जो एग्जीक्यूट किया था क्या? वारंट किसके रिगार्डिंग? जो प्रॉपर्टी जो थी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको अटैच करने के लिए, जो सब क्लोज ए में हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लोज के, आर टू बी एग्जीक्यूटेड। तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें बताएगी कि और रेगुलेट करेगी रूल्स कि उसको किस तरह से अटैचमेंट की जाएगी उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, एंड फॉर द समरी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्लेम्स मेड बाय पर्सन अदर दैन द ऑफेंडर रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट। और जो पर्सन है उसको क्लेम करेगा अदर दैन द ऑफेंडर, मतलब कि सिवाय ऑफेंडर के, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसके रिस्पेक्ट में?
प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में उसको जो अटैच की जाएगी उसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा बाय दी वारंट इशू करके, ठीक है। तो ये सेकंड क्लॉज है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है, रेगुलेट करती है रूल्स को किसके रिगार्डिंग, अटैचमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो थर्ड क्लॉज है, वेयर द कोर्ट इशूज अ वारंट टू द कलेक्टर अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1। जो क्लॉज बी सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा था जो कि कलेक्टर से रिलेटेड था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, ठीक है। कोर्ट उनको वारंट इशू करती है जो किसके रिगार्डिंग, ताकि वो रिवेन्यू कलेक्ट करे, ठीक है, उस ऑफेंडर से जो डिफॉल्टर है। द कलेक्टर शैल रियलाइज अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ लैंड रिवेन्यू। तो कलेक्टर क्या करेगा, उस पर जो अमाउंट है, ठीक है, उसको रिकवर कराएगा एरियाज ऑफ लैंड रिवेन्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज इफ सच वारंट वर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सच लॉ। और फिर जो वो वारंट इशू किया जाता है और फिर वो जो रिकवरी का वो होता है क्या, ऑर्डर, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा अंडर सच लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक वारंट वर सर्टिफिकेट इशूड अंडर सच लॉ। और जो इसमें थर्ड क्लॉज में एक प्रोवाइसो है, प्रोवाइसो बताते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो सच वारंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द अरेस्ट और डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द ऑफेंडर। मतलब कि वारंट इशू एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा बाय द अरेस्ट और डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द ऑफेंडर। अगर जो ऑफेंडर है वो अरेस्ट किया जा चुका है या वो डिटेंशन में इन प्रिजन, तो उसके रिगार्डिंग उसको वारंट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। कौन सा वारंट, अरेस्ट वारंट। वो जो 421 था हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 422 में। 422 बात करता है इफेक्ट ऑफ सच वारंट, मतलब कि वारंट क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ए वारंट इशूड अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 421, जो हमने वारंट इशू किया था क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जो 421 में अभी हमने पढ़ा था, किसके रिगार्डिंग था, अटैचमेंट के रिगार्डिंग। बाय एनी कोर्ट में बी एग्जीक्यूटेड विद इन लोकल जुडिक्शन ऑफ सच कोर्ट। कौन कर सकती है वो एग्जीक्यूट, जो लोकल जुडिक्शन है, जो कोर्ट है वहाँ की, उसकी लोकल जुडिक्शन में ही वो एग्जीक्यूट करेगी वारंट, ठीक है, अंडर सेक्शन 421 ऑफ सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, जो इसके अंदर क्लोज ए था, जो अटैचमेंट का सेक्शन हमने पढ़ा था ऊपर। एंड इट शैल ऑथराइज अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी आउटसाइड द सच जुडिक्शन। और वह कोर्ट ऑथराइज है कि वो अटैचमेंट कर सकती है और सेल कर सकती है उस प्रॉपर्टी को जो आउटसाइड द जुडिक्शन है उसके, ठीक है। अगर जुडिक्शन के आउटसाइड भी है वो प्रॉपर्टी, तो वो उसको सेल और अटैचमेंट कर सकती है। When it is endorsed by the district magistrate within was local jurisdiction such property is found। और जो वहाँ पर वो प्रॉपर्टी मिलती है उसकी लोकल जुडिक्शन में वो फाउंड होती है, तो वहाँ का जो डीएम होगा वो उसको एंडोर्स करेगा, तब जाकर उसको अटैचमेंट और सेल किया जाएगा बाय दी कोर्ट, ठीक है। तो ये 422 था। अब हम चलते हैं 423 में। 423 बात करते हैं वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन इशूड बाय कोर्ट इन एनी टेरिटरी टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। मतलब कि वारंट इशू कब होगा, बाय द कोर्ट, मतलब कि अगर वो जो ये कोड है जो हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, अगर वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, वहाँ तक एक्सटेंड नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग वारंट कैसे इशू होगा, कैसे लेवी ऑफ फाइन होगा, मतलब कि कैसे फाइन को वसूला जाएगा बाय वारंट। तो इसमें आगे बताया, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब कि इसमें इस कोड के अंडर, ठीक है, जो भी प्रोवाइड है उसको एनफोर्स में लाया जाएगा। व्हेन एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू पे फाइन बाय क्रिमिनल कोर्ट इन एनी टेरिटरी टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड एंड द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस इशू अ वारंट टू द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोर्ट एक्सटेंड्स। मतलब कि जो ऑफेंडर है जिसको सेंटेंस दी गई थी पे करने के लिए फाइन, किसके थ्रू, क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू, इन एनी टेरिटरी, किसी टेरिटरी में, टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, अगर वो जो पर्सन है वो वहाँ पर सीआरपी से अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, एंड द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस, और कोर्ट उसको पास कर दे सेंटेंस और इशू कर देते वारंट, किसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, इन द टेरिटरीज जो उसकी टेरिटरी में है, टू विच दिस कोर्ट एक्सटेंड, जहाँ तक वो कोर्ट एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या कर देगी, वारंट इशू कर देगी, किसके रिगार्डिंग, जो लैंड रिवेन्यू था उसको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर रिवेन्यू जो होते हैं। ऑथराइज हिम टू रियलाइज अमाउंट, उसको ऑथराइज कर देगी कि वो रियलाइज करे अमाउंट पर, एज इफ इट वर एरिया ऑफ लैंड रिवेन्यू, जो भी एरिया ऑफ लैंड रिवेन्यू उसको कलेक्ट करे। सच वारंट शैल बी डीम्ड टू बी अ वारंट, और जो वो वारंट इशू किया जाएगा वो वारंट इशू किया जाएगा अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, ऑफ सेक्शन 421 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी हमने 421 में पढ़ा था सब सेक्शन 1 और क्लॉज बी में,
बाय कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड, किसके थ्रू? बाय कोर्ट, जो जिसकी टेरिटरी में जहाँ तक कोड अप्लाई होता है। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द सेट सेक्शन एज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल अप्लाई अकॉर्डिंगली, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय सच वारंट, जो हमने अभी प्रोसीजर पढ़ा है वारंट के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जाया जा सकता है कोर्ट के थ्रू, और वहाँ पर उसको लेवी ऑफ फाइन के लिए कहा जा सकता है, और वो 421 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलाएगी उसके गेट, अगर वहाँ तक सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है तो भी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 424 में। 424 बात करता है सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि सस्पेंशन कर दिया जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब कि जो भी उसको सेंटेंस दी गई है इम्प्रिजनमेंट के रिगार्डिंग, उसको एग्जीक्यूशन पर सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब उसके ऊपर सस्पेंशन लगा दी जाएगी। कब लगा दी जाएगी? इसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है व्हेन एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस्ड to fine only and to imprisonment in default of payment of fine and the fine is not paid forthwith the court में, मतलब कि अगर ऑफेंडर है जो जिसको सेंटेंस दी गई फाइन के रिगार्डिंग, अगर वो फाइन पे नहीं करता, अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है फाइन पेमेंट करने के लिए, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी एंड द फाइन इज़ नॉट पेड, और अगर उसने फाइन पे नहीं किया तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट का क्या प्रोसीजर रहेगा? उसको चांस दिया जाएगा किस चीज़ का? इसके अंदर ए और बी क्लोजेस बताते हैं फर्स्ट क्लोज में ही, फर्स्ट सबसेक्शन में ही आगे बताते हैं। इसका क्लोज ए है ऑर्डर दैट द फाइन शैल बी पेबल एज एन इनफिल और बिफोर ए डेट नॉट मोर देन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, मतलब कि उसको ऑर्डर दिया जाएगा पहले कि आप फाइन पे करें, ठीक है, फुल या फिर पार्टली, मतलब कि उसको फुल भी कहा जा सकता है या फिर पार्टली भी कहा सकता है, लेकिन जो वो फाइन है वो पे करे नॉट मोर देन 30 डेज़, मतलब कि उसको 30 डेज़ के अंदर ही उसको पे करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, और इन 2 और 3 इंस्टॉलमेंट्स, अगर उसको 2 और 3 इंस्टॉलमेंट में कहा गया है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या रहेगा? ऑफ विच द फर्स्ट शैल बी पेबल ऑन और बिफोर एट नॉट मोर देन 30 डेज़, मतलब कि उसको 30 दिन से ज़्यादा अगर टाइम नहीं दिया जाएगा, उसको पहली इंस्टॉलमेंट 30 डेज़ के अंदर पे करनी होगी, ठीक है, 30 डेज़ का उसके पास टाइम होगा पहली इंस्टॉलमेंट पे करने का, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर एंड द ऑर्डर अदर इंटरवल और एन इंटरवल्स एज द केस में बी ऑफ नॉट मोर देन 30 डेज़। जैसे कि मैंने आपको बताया जब ऑर्डर दिया जाएगा उसके बाद 30 दिन काउंट, उसके बाद ही 30 दिन काउंट होंगे, ठीक है। तो ये था सब क्लोज ए जिसके अंदर उसको चांस दिया जाएगा, वो जो 30 डेज़ है उसको 30 डेज़ का जो टाइम पीरियड है उस तक ही उसकी सस्पेंशन लगा दी जाएगी उसकी इम्प्रिजनमेंट पे, ठीक है। अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है पेमेंट करने के लिए 30 डेज़ के अंदर, तो उसके बाद उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और जो सब क्लोज बी है वो बताता है सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजन एंड रिलीज द ऑफेंडर, मतलब कि जो एग्जीक्यूशन है सेंटेंस के रिगार्डिंग जो इम्प्रिजनमेंट है वो एंड रिलीज ऑफेंडर, मतलब कि उसके ऊपर सस्पेंड कर दी जाएगी उसी सेंटेंस पर एंड रिलीज ऑफेंडर, और उसको फिर रिलीज कर दिया जाएगा ऑफेंडर को। कब? ऑन द एग्जीक्यूशन बाय द ऑफेंडर ऑफ ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, अगर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा देता है अपने तो विद और विदाउट श्योरिटीज, तो उस केस में द कोर्ट थिंक्स फिट कंडीशनल फॉर इज अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट ऑन द डेट और डेट्स ऑन और बिफोर विच पेमेंट ऑफ फाइन और द इंस्टॉलमेंट देयर ऑफ, जो भी उसको क्लोज ए के अंडर जैसे भी उसको कहा गया था कि आप 2 और 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप पेमेंट करने से डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको इम्प्रिजनमेंट डाल दिया जाएगा। एंड इफ द अमाउंट ऑफ द फाइन और ऑफ एन इंस्टॉलमेंट एज द केस में बी नॉट रियलाइज ऑन बिफोर द लेटेस्ट डेट ऑन विच इट इज पेबल अंडर द ऑर्डर, जो भी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको डेट फिक्स की गई थी कि आप उस डेट के अंडर ही, डेट से पहले ही क्या कर दे, फाइन पे कर दे, ठीक है, और जिस डेट को कहा था, जिस डेट को टाइम फिक्स किया गया था कि उस डेट पर आपको फाइन पे करना है, अगर वो उस ऑर्डर को क्या नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? द कोर्ट में डायरेक्ट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू बी कैरिड इनटू एग्जीक्यूशन एट वंस, तो उस केस में कोर्ट डायरेक्शन देगी कि उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाए टू बी कैरिड इनटू एग्जीक्यूशन एट वंस, ठीक है। तो ये बी क्लोज था सबसेक्शन 1 का 424 में। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सबसेक्शन में। जो सेकंड सबसेक्शन है वो बताता है द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, जो हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा है, ठीक है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है 424 में सबसेक्शन 1 शैल बी एप्लीकेबल ऑल्सो इन एनी केस इन विच एन
order for the payment of money has been made on non-recovery of which imprisonment may be awarded and the money is not paid forthwith, and if the person against whom the order has been made on being required to enter into a bond as such is referred to in subsection fails to do, the court may at once pass sentence of imprisonment. तो अभी हमने जो सबसेक्शन 1 पढ़ा है वो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। कब? इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, जब उसको ऑर्डर दिया गया था कि आप पे करें मनी, जो फाइन के उसमें था, लेवी ऑफ फाइन करने के लिए, तो अगर वो नॉन रिकवरी हो जाता है, मतलब कि अगर वो फाइन रिकवरी नहीं कर पाता अपनी, मतलब कि फ़ाइन पे नहीं कर पाता है, तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर वो मनी पे नहीं करता है तो कोर्ट में जो भी उसको फाइन इम्पोज किया गया था, अगर वो पे नहीं करता है, द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑर्डर हैज़ बीन मेड, जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ था, ठीक है, अगर वो बॉन्ड भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, ठीक है, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा था विदाउट श्योरिटीज़, अगर वो फेल हो जाता है अपने बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने में, तो उस केस में उसके अगेंस्ट पास कर दी जाएगी सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाएगा उसको फिर, ठीक है। तो ये 424 सेक्शन था। आज हमने 424 सेक्शन तक डिस्कस कर लिया है चैप्टर 32 में, और आगे के जो फर्दर सेक्शन होंगे जो कि पार्ट डी है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।